Hello, welcome to everyone. Myself डॉक्टर कलीम अहमद और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनस्टेबल एंजाइना और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई। ये नॉर्मल ईसीजी पैटर्न है। इसमें ये पी वेव, दिस वन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड दिस वन टी वेव, एंड जहाँ पर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खत्म होता है वहाँ से लेकर जहाँ से टी वेव स्टार्ट होती है, ये जो गैप होता है इस गैप को हम बोलते हैं एसटी सेगमेंट। ये एलिवेट भी हो सकता है, ऊपर जा सकता है, इसको हम एलिवेशन बोलेंगे। नीचे जाएगा तो हम कहेंगे इसका डिप्रेशन हुआ। दिस वन एसटी सेगमेंट शिफ्टेड अपवर्ड, एसटी एलिवेशन, हियर एसटी डिप्रेशन। नॉर्मली यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये ऊपर है और यहाँ ये नीचे है। इंट्रोडक्शन। अनस्टेबल एंजाइना को कैसे डिफाइन करते हैं? इसके लिए 3 फीचर्स इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे पहले, जो चेस्ट पेन हो वो रेस्ट कंडीशन में डेवलप हो और उसका जो अटैक हो वो लगभग मोर देन 10 मिनट्स का होना चाहिए। चेस्ट पेन जो सीवियर हो और न्यू ऑनसेट हो, यानी इससे पहले कभी ऐसा दर्द ना हुआ हो। तीसरा यह है कि क्रीसेंडो पैटर्न, यानी कि जो एपिसोड्स हैं वो एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से क्या होता है, अलग होता है, सीवियरिटी में, ड्यूरेशन में और उनकी फ्रिक्वेंसी में। यानी कि हर एपिसोड पहले वाले एपिसोड से ज़्यादा सीवियर होता है, ज़्यादा लंबा होता है और 2 एपिसोड के बीच का जो गैप होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इन तीनों फीचर में अगर है तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये अनस्टेबल एंजाइना है। तो नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई की डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? सबसे पहला पॉइंट है कि अनस्टेबल एंजाइना होना चाहिए। दूसरा यह है कि एविडेंस होना चाहिए मायोकार्डियल नेक्रोसिस का। तीसरा यह है कि कार्डियक मार्कर क्या होने चाहिए, एलिवेटेड होने चाहिए। पैथोफिजियोलॉजी में जो है अनस्टेबल एंजाइना या नॉन एसटी एलिवेशन एमआई की जो पैथोफिजियोलॉजी होती है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है इम्बैलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई क्या होती है, कम हो जाती है और ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। या तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए या ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, और साथ में क्या हो, कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। अब ये कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, किसी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग की वजह से हो सकता है, या एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग के रप्चर होने की वजह से हो सकता है। तो पैथोफिजियोलॉजी जो होती है अनस्टेबल एंजाइना की या नॉन एसटी एलिवेशन एमआई की, उसमें 4 पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं, या इन चारों में से 2 या 2 से ज़्यादा। जैसे पहला प्रोसेस होता है प्लेक रैप्चर अगर हो जाए, दिस वन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है। ये धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होता है, धीरे धीरे वॉल को, ये जो ल्यूमेन होती है धीरे धीरे इसको क्या करते जाता है, नैरोइंग करते जाता है और कंप्लीटली ब्लॉक भी कर सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक क्या हो जाता है, रैप्चर हो जाता है, जिससे यहाँ पर ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने के बाद क्या होती है, यहाँ पर क्या हो जाता है, थक्का बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा ब्लॉक हो जाता है सप्लाई में और इसके आगे का जो सेगमेंट होगा उसको सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी। जैसे यहाँ पर रप्चर हुआ तो जो आगे का पोर्शन है, ये आगे का सेगमेंट है, इसको सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो पहली पैथोफिजियोलॉजी में ये है कि अगर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक हो जाए, रैप्चर हो जाए अचानक से किसी भी वजह से, तो ये जो रैप्चर होने की वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होने के बाद वहाँ पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा। फिर ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन में से छोटा सा टुकड़ा टूटकर किसी माइक्रो वेसल्स में भी जाकर भी क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, या उस सेगमेंट की पूरी सप्लाई को भी क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। दूसरा इसमें क्या है, डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म हो जाए किसी भी वजह से, जो प्रिंस मेटल एंजाइना की फॉर्म में हमको देखने को मिलता है, या फिर प्रोग्रेसिव मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो। स्पेशली जनरली क्या होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होती है, स्लोली डेवलप होती है, लेकिन कभी कभी क्या होती है, बहुत तेजी से डेवलप होने की वजह से
ये पूरी ल्यूमेन को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। दिस वन एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, धीरे 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 क्या होगा, पूरा को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, और इसके आगे की सप्लाई जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। या फिर अनस्टेबल एंजाइना सेकेंडरी टू इंक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, या उसकी सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए। तो डिमांड किन किन चीज़ों में बढ़ जाती है, जैसे एनीमिया की कंडीशन में ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। या फिर टेकिकार्डिया हो, किसी भी वजह से टेकिकार्डिया हो जाए तो अभी ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या फिर इन चारों में से, जैसे प्लेक रैप्चर हो गया साथ में डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन हो, या डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया साथ में क्या प्रोग्रेसिव मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो, या और दो कोई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर में जो होता है अनस्टेबल एंजाइना या फिर नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में चेस्ट पेन होता है। और ये चेस्ट पेन क्या होता है, टिपिकल होता है, सब एक्सटर्नल रीजन में होता है। दूसरा समटाइम ये एपिगेस्ट्रिक रीजन में भी जा सकता है। दूसरा इसका जो रेडिएशन होता है वो नेक लेफ्ट साइड में, लेफ्ट शोल्डर में और लेफ्ट आर्म में जाता है। ये इसका करेक्टरिस्टिक्स पैटर्न होता है अनस्टेबल एंजाइना का या किसी भी हार्ट पेन का। साथ में एंजाइनल इक्विवेलेंट्स हो, एंजाइनल इक्विवेलेंट्स कुछ सिम्टम्स होते हैं जो चेस्ट पेन के साथ एसोसिएट होते हैं, जैसे डिस्निया सांस का फूलना, एपिगेस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो, या स्वेटिंग पसीना आने लगे, या और किसी रीजन का दर्द होना शुरू। अगर फिजिकल फाइंडिंग अगर देखें, फिजिकल एग्जामिनेशन अगर हम लोग करें तो अनरिमार्केबल होता है, कोई साइन आपको नहीं मिलेगा अनस्टेबल एंजाइना में। लेकिन अगर लार्ज एरिया इन्वॉल्व हुआ है, बड़ा सा क्लोट बना है, या फिर मेजर आर्टरी इन्वॉल्व हुई है, तो लार्ज सेगमेंट में क्या होगी, मायोकार्डियल नेक्रोसिस होगी। तो उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे स्वेटिंग देखने को मिल सकती है, पेलनेस देखने को मिल सकती है, स्किन क्या हो सकती है, कोल्ड स्किन हो सकती है, साइनस टेकिकार्डिया देखने को मिल सकता है, या फिर आपको थर्ड हार्ट साउंड या फोर्थ हार्ट साउंड भी आपको देखने को मिल सकती है, या आपको बेसिलर क्रेप्स आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर हाइपोटेंशन यानी कि मरीज शॉक में भी जा सकता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में ईटी सेगमेंट को अगर हम देखें तो इसका डिप्रेशन मिल सकता है या ट्रांजिएंट एलिवेशन मिल सकता है। ट्रांजिएंट मतलब कुछ समय के लिए, और हो सकता है कि वो ईसीजी में भी ना आए कभी। टी वेव का इन्वर्जन मिल सकता है 30 to 50% केस में। और अगर ये सिर्फ 0.05 मिलीवोल्ट भी है, ये डेविएशन या इन्वर्जन जो है ये सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि टी वेव का में जो चेंजेस होते हैं वो इसीमिया की वजह से होते हैं। अगर टी वेव में चेंजेस हैं तो वो इसीमिया को बताते हैं। स्पेशली अगर टी वेव इन्वर्जन है मोर देन 0.3 मिलीवोल्ट हो तो ये इसीमिया को बताते हैं उस वॉल में। कार्डिक बायोमार्कर में ये साइटो CKMB एलिवेटेड होता है या ट्रोपोनिन एलिवेटेड होता है। ये मायोकार्डियल नेक्रोसिस के लिए मतलब मायोकार्डियल नेक्रोसिस को बताते हैं। एंजियोस्कोपी अगर हम लोग करें तो आपको वाइट थ्रोम्बाई अगर मिल रहे हैं तो ये NST-MI को बताते हैं, ये प्लेटलेट रिच होते हैं। अगर रेड थ्रोम्बाई मिल रहे हैं तो ये ST एलिवेशन MI को बताते हैं। एंजियोग्राफी अगर आप देखें तो एंजियोग्राफी में जो केस होते हैं अनस्टेबल एंजाइना के या NST-MI के, उनमें से 5% जो स्टेनोसिस होती है वो लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में होती है। 15% में 3 वेसल डिजीज होती है, यानी कि राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। 30% केस में 2 वेसल डिजीज होती है, 40% केस में सिंगल वेसल डिजीज होती है, और 10% केस में हमें पता भी नहीं चलता कि किस वजह कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है। और जो लीजन होता है, यानी कि जो सेगमेंट इन्वॉल्व होता है उसका जो लीजन होता है वो इक्रेसेंटिक होता है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, क्योंकि अनस्टेबल एंजाइना और नॉन एसटी एलिवेशन MI का जो मोस्ट कॉमन कॉजेज है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे कि जो सिम्टम्स डेवलप हुए हैं या जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है वो कहीं कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से तो नहीं है। हम लोग जानते हैं अनस्टेबल एंजाइना और नॉन एसटी एलिवेशन MI को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में हम लोगों ने क्लासिफाई किया। इसके लिए इसको डायग्नोज करने के लिए अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं।
तो पहला पॉइंट ये है कि अनस्टेबल एंजाइना या नॉन एसटी एलिवेशन एमआई अगर है तो क्या उससे पहले कभी स्टेबल एंजाइना हुआ है, या क्या पहले कोरोनरी आर्टरी डिजीज डायग्नोज हुई हो एंजियोग्राफी के द्वारा, या फिर पहले कभी एमआई का अटैक हुआ हो, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, या न्यू ईसीजी चेंजेस हो, या फिर कार्डियक मार्कर जो है वो एलिवेटेड है। तो अनस्टेबल एंजाइना और नॉन एसटी एलिवेशन एमआई को डायग्नोज करने के लिए 4 मेजर पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले क्लिनिकल हिस्ट्री कि जो चेस्ट पेन है वो किस तरह से शुरू हुआ है। तो जो पीछे है जैसे रेस्ट में शुरू होना चाहिए, उसका ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होना चाहिए मोर देन 10 मिनट्स का, ठीक है। इस तरह से जो हम लोग उसकी, और जो वो सेंट्रल होना चाहिए, फिर वो उसका जो रेडिएशन हो वो जबड़े की तरफ और लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म में रेडिएट करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग पहले क्लिनिकल हिस्ट्री से इवेल्युएट करेंगे। दूसरा पॉइंट है ईसीजी। ईसीजी हम लोग सीरीज कई सारे ईसीजी लेंगे, एक बेस लाइन पे ले लिया, जैसे जैसे मरीज आया वैसे ही ले लिया, उसके बाद 4 से 6 घंटे बाद ले लिया, फिर उसके बाद 12 घंटे बाद लिया, फिर उनको आपस में क्या किया, कोरिलेट किया। तो इससे हमें इस्कीमिया का पता चल सकता है। दूसरा हम लोग कार्डियक मार्कर कराएंगे। तो कार्डियक मार्कर का इवेल्युएशन जब कराएंगे तो ये एमआई को एक्सक्लूड करने के लिए या उसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है वो स्ट्रेस टेस्टिंग है। तो ये स्ट्रेस टेस्टिंग जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज को इवेल्युएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और कभी कभी जो है सीटी एंजियोग्राफी का भी इस्तेमाल करते हैं। ये स्पेशली ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिजीज को एक्सक्लूड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैनेजमेंट में ये है कि जो पेशेंट है उसको बेड रेस्ट पे रखेंगे, ईसीजी से मॉनिटरिंग करेंगे एसटी सेगमेंट की, यानी कि उसमें किस तरह का डेविएशन है, और कार्डियक अरिथमियाज की मॉनिटरिंग हो सकती है ईसीजी से। फिर एंटी इस्केमिक ट्रीटमेंट करेंगे। एंटी इस्केमिक ट्रीटमेंट मतलब पेन रिलीफ की जो मैनेजमेंट है वो करेंगे, जैसे नाइट्रेट्स का इस्तेमाल करेंगे ओरली, अगर ओरली से ट्रीट नहीं होता है तो इंट्रावेनसली का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर, अगर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है तो बीटा ब्लॉकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस्कीमिया को कम करने के लिए। या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे वेरापामिल और डिल्टाजम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या एस इनहिबिटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन चारों ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है इस्कीमिक ट्रीटमेंट के लिए। एंटी थ्रोम्बोटिक ट्रीटमेंट जैसे प्लेटलेट साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर, इसमें एस्प्रिन आती है जो क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है, या फिर क्लोपिडोग्राल का इस्तेमाल करते हैं। इन्वेजिव वर्सेस कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद अगर रिलीफ नहीं है या पेशेंट जो है हाई रिस्क पे है, जैसे उसके एसटी सेगमेंट डेविएटेड है, बायोमार्कर क्या है पॉजिटिव है, या मल्टीपल रिस्क फैक्टर हैं प्रेजेंट हैं, तो ऐसी कंडीशन में कुछ इन्वेजिव स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, जैसे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की जाती है, या फिर कोरोनरी आर्टरीग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो अनस्टेबल एंजाइना है या फिर नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है, इसका जो 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलीफ नहीं होता तो हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। थैंक यू।